हेलो दोस्तों। आज से हम लोग बीपीएससी टीचर की वैकेंसी जो 7वां फेज आया है उसके लिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आधार बीपीएससी द्वारा उपलब्ध कराया गया सिलेबस और बीपीएससी द्वारा विभिन्न वर्षों में जो आयोजित की जा रही परीक्षाएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं बीपीएससी पीसीएस, बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ। आप देख सकते हैं बहुत सारे पेपर लिए जा रहे थे, या 2006 से पहले जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा टीचर की परीक्षा ली जा रही थी उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों का इसमें सीरीज होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सेशन आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी की भी जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको भी शामिल किया जाएगा। इस सेशन के तहत हम लगभग 10,000 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। आइए आज से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला सेशन है, इसलिए 35 क्वेश्चन ही करेंगे। कल से हम अपने क्वेश्चन की संख्या डेली बेस पे बढ़ाएंगे, ताकि हमारे 10,000 जो क्वेश्चन जीएस के प्रैक्टिस के लिए तैयार किए गए हैं वो आप तक पूरी तरीके से पहुंच सके और आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। चलिए दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं। आपका ये पहला सेशन है तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी। इसका आंसर तीसरा नंबर है। याद रखिए कि कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा, फटाफट लिखते चलते हैं आगे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर 14 दिन है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। याद रखिए कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? आपको पता है, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं कि कर्क रेखा भारत के उत्तर में जो कि 23.5 डिग्री से गुजरती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो ऊपर ही है, तो इसका आंसर तो ये हो नहीं सकता है। मकर रेखा नीचे है। आप सभी को पता है कि मकर रेखा नीचे है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजरती है 23.5 डिग्री से, तो वो संभव है नहीं। तीसरा, आप समझ सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी हमारा स्थित है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। याद रखिएगा इसका आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं फटाफट। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगे चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज लगने से लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको पता है साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में की गई थी तथा वो भारत 1928 में पहुंचा था। उसी वक्त साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि उसमें जो 7 सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे और उनको भारत का नीति निर्माण के लिए भेजा गया था। तो इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर लाला लाजपत राय है। फटाफट देखेंगे, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिए नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में है। याद रखिए कहाँ है नाथुला दर्रा? तो भारत के सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं, जो कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो यह पुस्तक नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो याद रखिए भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो याद रखिए कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में 2017 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2017 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा 2017 में इसको शामिल किया गया था। आगे देखते हैं, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा कथकली जो है केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तो याद रखिएगा केरल का है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। आप सभी को पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है गुजरात में। कहाँ पे? तो नर्मदा नदी के तट पर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? तो ये भी याद रखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। एक चीज़ और है, हमारे देश में एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए कि 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर है, डैश एक साथ रहते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर आप सोचिए, तब तक मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। इसका आंसर शैवाल और कवक होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। शैवाल और कवक आपस में सहजीवी संबंध बना के लाइकेन के बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सी गैस? तो आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है और मीथेन भी एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है।
इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। याद रखिए कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं फटाफट। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इतना याद रखिएगा कि भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? तो 1946 में हुए थे। इसका पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और मतदान की वयस्क मतदान की आयु 18 वर्ष है। वो तो आपको पता ही होगा। और 25 वर्ष जो है वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए आयु है। याद रखिएगा अगर 30 वर्ष की बात की जाए तो वो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए वो आयु है। अभी चारों याद रखिएगा। हमारे देश में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। पंचायती स्तर पर चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? तो 21 वर्ष। लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? तो 25 साल। और विधान परिषद और राज्यसभा में चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो यह प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन राघवन समिति के अनुशंसा पर किया गया था। इसका आंसर सी है। याद रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद को अल हिलाल नाम के पत्रिका का संपादन किया था उन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। आगे देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी। उन्होंने बोला था कि हम जून 1948 तक भारत को सुपुर्द कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी तब भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी जी थे। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। याद रखिएगा चौथा इसका आंसर है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? आप फटाफट आंसर सोचिए, तब तक मैं बताता हूँ। इसका आंसर है दूसरा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसूची में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है जिसका वर्णन है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1873 में ज्योतिबा फुले ने कौन सा संगठन शुरू किया था? तो 1873 में याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। आगे देखते हैं। भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? तो याद रखिए भारत का प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? आपको पता है गोइटर को घेंघा रोग भी कहा जाता है, गलगंड रोग भी कहा जाता है। यह आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। याद रखिएगा यह गले से संबंधित बीमारी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला जा रहा है। मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहाँ पर खोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है? तो इसमें बिम्स्टेक का मेंबर ब्रुनई नहीं है। बाकी अन्य तीनों देश नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, यहाँ तक कि अपना भारत भी बिम्स्टेक का सदस्य है। याद रखिएगा। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा माजुली द्वीप असम में स्थित है। इसका आंसर पहला है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है। याद रखिएगा यह विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। 1960 में प्रकाशित नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। याद रखिएगा नील दर्पण जो पुस्तक है वो बंगाल से संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ताज़ा हरी पालक की पत्तियाँ अच्छे स्रोत होते हैं। ताज़ा हरी पालक की पत्तियाँ किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो याद रखिए आयरन,
जिसको आप लौह बोलते हैं। इसका ऑप्शन दूसरा आंसर सही है, याद रखिए आयरन का अच्छा स्रोत है। आगे देखते हैं, एक ग्रह जहाँ पश्चिम से सूर्य उगता है और पूर्व में अस्त होता है, वो कौन सा ग्रह है? ऐसा ग्रह जो पश्चिम में जहाँ सूर्य उगता है और पूर्व में अस्त होता है, तो वो ग्रह है, याद रखिए चौथा आंसर है इसका शुक्र पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सन 1946 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में से किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? इसका आंसर याद रखिएगा दूसरा इसका आंसर है। कौन सा है? दूसरा। कांग्रेस में मुस्लिम लीग का विलय होना था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो फटाफट याद रखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य किसके मूल अस्थिरता का चुनौती का समाधान करना है? ऑपरेशन ग्रीन, याद रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन का संबंध आलू, प्याज और टमाटरों से है। इसका आंसर पहला है, आलू, प्याज और टमाटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? याद रखिएगा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम? तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। आज के 35 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। हम रैपिड फायर यानी बहुत तेज़ी से हमने प्रैक्टिस किया है। आज सिर्फ 35 क्वेश्चन थे। कल से क्वेश्चन की संख्या अधिक कर दी जाएगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में हमें अपना 10,000 क्वेश्चन का जो सेट तैयार किया गया वो आप तक पहुंचाया जा सके। फटाफट आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।